दोस्तों सोचिए, दिवाली का दिन है, मार्केट रोशनियों से भरा हुआ है, हर तरफ जूते, कपड़े, मिठाइयाँ, बर्तन और रंग बिरंगे दिए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल, इतनी ज्यादा चीजें एक ही वक्त में कैसे बन जाती हैं? मेरा नाम मिराज है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 6 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जरिए। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि कंट्री की इकोनॉमी, जॉब्स और डेवलपमेंट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के इस सेक्शन के एंड तक आप जान जाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इकोनॉमी की बैकबोन क्यों कहलाती हैं और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं। कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट कौन सा है। दिवाली के मौके पर हरीश अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गया। हरीश के पेरेंट्स उसके लिए शूज और कपड़े खरीदते हैं। उसकी मदर बर्तन, चीनी, चाय और दिया लेने चली गईं। हरीश अपने पापा से पूछता है कि इतनी सारी चीजें इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कैसे बन जाती हैं, जिसके जवाब में उसके पापा उसको बोलते हैं कि कपड़े और चीनी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनती हैं, कुछ बर्तन स्मॉल इंडस्ट्रीज में बनते हैं और दिए जैसी छोटी छोटी चीजें हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में आर्टिजन्स खुद बनाते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाना, और वो भी लार्ज क्वांटिटीज में। जैसे वुड से पेपर बनता है, शुगर केन से शुगर, आयरन ओर से आयरन एंड स्टील, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम और यार्न से टेक्सटाइल। जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में काम करते हैं जैसे स्टील फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स, कार फैक्ट्रीज, बेकरीज, वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। वैसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट से। अब सवाल ये आता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है क्यों, इसकी क्या अहमियत है। सबसे पहली बात, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाती हैं। इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन्स एंड टूल्स प्रोवाइड करती हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज की वजह से ही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सेकंड, सिर्फ फार्मिंग पर डिपेंड रहना रिस्की होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जॉब्स क्रिएट करती हैं, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को ग्रो होने में हेल्प करती हैं। इसीलिए इंडिया में पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज डेवलप की गई ताकि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कम हो सके। तीसरा आता है रीजनल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज को ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में लगाया गया ताकि रीजनल डिस्पैरिटीज कम हो सके और लोकल लोगों को रोजगार मिल पाए। और चौथा आता है एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट ट्रेड को एक्सपेंड करता है और फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के अंदर लाता है। जो कंट्रीज रॉ मटेरियल को हाई वैल्यू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं और फिर उन्हें बेचती हैं, वो ज्यादा प्रॉस्परस होती हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से अलग नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज फार्मर्स को मशीन्स, टूल्स, पीवीसी पाइप्स, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करती हैं और फार्मर्स इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं और कभी कभार सीजनल लेबर भी प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होना काफी नहीं, गुड्स की क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर होनी चाहिए। पॉज करें और सोचें, आप डेली लाइफ में कौन कौन सी मैन्युफैक्चर्ड चीजें यूज करते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। वैसे तो क्लासिफिकेशन के कई सारे बेसिस हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस के बारे में हम जानते हैं, जैसे सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। इसके बेस पर दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ही रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, जैसे कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, रबर, शुगर, टी, कॉफी और एडिबल ऑयल। जबकि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मिनरल्स को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करती हैं, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स एटसेट्रा। दूसरा बेसिस आता है मेन रोल। ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल, इंडस्ट्री को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, बेसिक या फिर की इंडस्ट्रीज, दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। जबकि कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जो फाइनल कंज्यूमर यूज करते हैं, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सिविंग मशीन्स, फैंस एटसेट्रा। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके बेसिस पर भी कई सारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक की होती है, यानी कि जिनके एसेट्स की वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक की होती है। ओनरशिप के बेसिस पर बात करें तो इसमें 3 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। पहली है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, दूसरी है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज और तीसरी है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, जैसे BHAL और SAIL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। बात करें ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड ज्वाइंटली बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओनरशिप के बेसिस पर एक और इंडस्ट्री आती है, वो है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। इस तरह के इंडस्ट्री को प्रोड्यूसर्स या वर्कर्स या कंज्यूमर्स के ग्रुप्स ओन करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, क्वायर इंडस्ट्री इन केरला, जैसे अमूल कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का एक बेहतरीन एग्जांपल है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड बल्क और वॉल्यूम के बारे में बात करें तो उसमें आ जाएंगी हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो हैवी रॉ मटेरियल्स यूज करती हैं और हैवी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जबकि लाइट इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो लाइट रॉ मटेरियल यूज करती हैं और लाइट गुड्स ही प्रोड्यूस करती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज, और भी बहुत सारी हो सकती हैं इसमें। तो दोस्तों, इस सेक्शन में हमने जाना कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है, और इंडस्ट्रीज की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। याद रखिए, इंडिया का फ्यूचर उस वक्त ब्राइट होगा जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एफिशिएंट, कंपैटिटिव और ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाएंगे। कमेंट्स में बताइए कौन सी इंडस्ट्री आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इस सेक्शन में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, जो कपड़े आप पहनते हैं, जो चीनी आप चाय में डालते हैं, जो सीमेंट से आपका घर बनता है, जिस सीमेंट से आपका घर बनता है, क्या ये सब डायरेक्टली नेचर से मिल जाता है? नहीं, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कमाल है। इस सेक्शन में हम डिटेल से समझेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, शुगर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, सीमेंट, ऑटोमोबाइल और आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। ये टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर से मिलने वाले रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, शुगर, एडिबल ऑयल एटसेट्रा एटसेट्रा। इन इंडस्ट्रीज का डायरेक्ट कनेक्शन फार्मर से होता है, इसीलिए ये रूरल एम्प्लॉयमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की इकोनॉमी में यूनिक पोजीशन रखती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मेजर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करती है और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भारतवर्ष में लाती है। ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक कंप्लीट वैल्यू चेन रखती है। बात करें अगर हिंदुस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत की तो एंशिएंट इंडिया में कॉटन और खादी के कपड़े हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम से बना करते थे। 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आए, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इंग्लैंड की मिल्स में बनाया हुआ कपड़ा हैंडलूम्स के बनाए हुए कपड़े से काफी सस्ता था। लेकिन हिंदुस्तानियों ने भी सर्कमस्टेंसेस को अडेप्ट किया और पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल मुंबई में 1854 में लगाई गई। वर्ल्ड वॉर्स के दौरान यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में कपड़े की बहुत डिमांड बढ़ गई थी, क्योंकि एक्टिव सोल्जर्स को यूनिफॉर्म चाहिए होती थी। इससे इंडियन कॉटन इंडस्ट्री को काफी बूस्ट मिला। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां लोकेट करेगी जहां पर कुछ चीजें इजीली अवेलेबल हो जाएं, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर जो कि फैक्ट्रीज में काम कर सकें, मॉइस्ट क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्मूथ ट्रांसपोर्ट एंड पोर्ट्स। स्मूथ ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी इसलिए जरूरी है ताकि रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। पोर्ट्स से नजदीकी इसलिए जरूरी है ताकि एक्सपोर्ट में आसानी से फिनिश प्रोडक्ट को ट्रांजिट किया जा सके। वैसे महाराष्ट्र और गुजरात के बड़े रीजन्स कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में आते हैं। स्पिनिंग अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि वीविंग डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है। खादी और हैंडलूम इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्रीज का पार्ट हैं और अभी भी ये बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं। जरा सोचिए, महात्मा गांधी ने खादी और चरखे पर इतना जोर क्यों दिया? बात करते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। इंडिया रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और जूट गुड्स का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बांग्लादेश के बाद। जूट मिल्स ज्यादातर वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के किनारे लोकेटेड हैं। इनकी लोकेशन के रीजंस हैं, सबसे पहली बात, ये जूट फील्ड्स के पास हैं, यहाँ से सस्ता वाटर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। यहाँ रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज तीनों तरह के ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। जूट प्रोसेसिंग के लिए हुगली से खूब पानी मिल जाता है, सस्ती लेबर अवेलेबल है, एक्सपोर्ट के लिए कोलकाता के पोर्ट और प्रोड्यूसर्स की फाइनेंशियल
फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कोलकाता का बैंकिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। अब आते हैं शुगर इंडस्ट्री की तरफ। इंडिया शुगर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जबकि गुड़ और खंडसारी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसका मेन रॉ मटेरियल शुगर केन होता है, जो काफी बल्कि होता है। ट्रांसपोर्ट में शुगर केन को फील्ड से प्रोसेसिंग प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने में बहुत सारा सुक्रोज कम हो सकता है, इसीलिए ज्यादातर शुगर मिल्स शुगर केन फील्ड्स के ही पास लोकेटेड होती हैं। मेजर स्टेट्स जहां पर शुगर केन ग्रो किया जाता है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसमें खास बात 60% शुगर मिल्स यूपी और बिहार में लोकेटेड हैं। अब क्योंकि ये इंडस्ट्री सीजनल है, इसीलिए कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ये आइडियल है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, सीजनल इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सूटेबल क्यों होती है? कमेंट्स में आंसर लिखिएगा। रीसेंट ट्रेंड हमें यह बताता है कि ज्यादातर शुगर इंडस्ट्री अब सदर्न इंडियन स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। क्यों? असल में साउथ इंडियन स्टेट्स की शुगर केन की यील्ड में ज्यादा सुक्रोज कंटेंट पाया जाता है बमुकाबले नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की यील्ड में। दूसरा, यहाँ का क्लाइमेट ठंडा होता है, इसीलिए शुगर केन को लॉन्गर क्रशिंग सीजन मिल जाता है। और तीसरा, साउथ इंडिया में नॉर्थ के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल और स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव्स हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। क्यों? हर इंडस्ट्री को मशीनरी चाहिए। उसके अलावा हर इंडस्ट्री की मशीनरी, चाहे वो डिफेंस हो, कंस्ट्रक्शन हो, मेडिकल इक्विपमेंट, कंज्यूमर गुड्स, हर इंडस्ट्री की मशीनरी में आयरन बेसिक इनपुट होता है। और वैसे भी स्टील प्रोडक्शन और कंजम्पशन किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल होते हैं आयरन ओर, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, जिनको 4:2:1 के रेशियो में मिक्स करके आउटपुट लिया जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज्यादातर छोटा नागपुर प्लेट्यू के झारखंड रीजन में लोकेटेड है। वजह, नियरनेस टू हाई ग्रेड आयरन ओर, क्योंकि ज्यादातर आयरन ओर झारखंड से हासिल होती है। उसके अलावा चीप लेबर की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी और ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट भी इसके छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन में लोकेट करने का एक बड़ा रीजन है। अब समझते हैं कि स्टील बनता कैसे है। सबसे पहले आयरन ओर, कोल और लाइमस्टोन को माइन से स्टील प्लांट तक लाया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल स्टील बनाने की बेसिक फाउंडेशन होते हैं। अब रॉ मटेरियल जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। यहाँ कोक जलाया जाता है जो हाई टेम्परेचर पैदा करता है। इस गर्मी से आयरन ओर मेल्ट हो जाती है। लाइमस्टोन को फ्लक्स के तौर पे ऐड किया जाता है, जो गंदगी और इम्प्योरिटीज को हटाकर स्लैग बना देती है। स्लैग को अलग कर दिया जाता है और नीचे से मिलता है मोल्टन आयरन। इस मोल्टन आयरन को स्पेशल मोल्ड्स में डाला जाता है, स्पेशल खांचों में डाला जाता है। इन मोल्ड्स को पिग्स कहा जाता है, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम होता है पिग आयरन। जब पिग आयरन ठंडा होकर सॉलिड बन जाता है, उसे दोबारा मेल्ट किया जाता है स्टील मेकिंग फर्नेस में। यहाँ ऑक्सीजन ब्लो की जाती है, जिससे कार्बन और दूसरी इंप्योरिटीज जलकर खत्म हो जाती हैं। स्टील को स्ट्रॉन्ग और स्पेशल बनाने के लिए मैंगनीज, निकेल और क्रोमियम जैसे एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। इसी स्टेज पर स्टील बनती है। आखिरी स्टेप है शेपिंग ऑफ स्टील। स्टील को रोलिंग, कास्टिंग और फोर्जिंग और प्रेसिंग के जरिए अलग अलग शेप्स दी जाती हैं और इस प्रोसेस के बाद स्टील रेडी टू यूज हो जाता है। अगला आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ये इंडिया की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है और ये एक गुड कंडक्टर भी होता है। वैसे तो ये सैकड़ों जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मेन इस्तेमाल एयरक्राफ्ट्स की बॉडी बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में और इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में भी होता है। मेजर स्टेट्स जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। वैसे तो इसकी लोकेशन भी ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, लेकिन वो चीजें जो सबसे ज्यादा इसकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्साइट और दूसरा है चीप एंड कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम एक लाइट वेट, शाइनिंग और स्ट्रॉन्ग मेटल है। देखते हैं बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता कैसे है। एक बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लीजिए, 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए लगभग 4 से 6 टन बॉक्साइट और चाहिए होती है। इससे हमें पता चलता है कि एल्यूमिनियम बनाना महंगा और एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट एक ओर है जो एल्यूमिनियम का मेन सोर्स होती है। इसे जमीन से बॉक्साइट क्वेरी में निकाला जाता है। अब रॉ फॉर्म में तो बॉक्साइट को सीधा एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो बॉक्साइट को माइन से रेलवे या शिप के जरिए एल्यूमिनियम रिफाइनरी तक भेजा जाता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट होती है। फिर रिफाइनरी में बॉक्साइट को पहले क्रश किया जाता है, फिर केमिकल प्रोसेसेस के जरिए बॉक्साइट से एल्यूमिना अलग की जाती है। एल्यूमिना होती है Al2O3। बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाई जाती है, फिर एल्यूमिना से एल्यूमिनियम। एल्यूमिना एक व्हाइट पाउडर होता है जो नेक्स्ट स्टेज के लिए यूज होता है। अब एल्यूमिना को ले जाया जाता है एल्यूमिनियम स्मेल्टर में, जहां क्रायोलाइट का यूज होता है। क्रायोलाइट मोल्टन फॉर्म में यूज होती है और ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करती है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ 1 टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए लगभग 18,600 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है।
इसी वजह से एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज अक्सर चीप इलेक्ट्रिसिटी एरियाज के पास लगाई जाती हैं। एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलिसिस के बाद स्लैग ऊपर सरफेस पर जमा हो जाता है और नीचे से मोल्टन एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में मिल जाता है। अब ये एल्यूमिनियम मार्केट और इंडस्ट्रीज के लिए रेडी हो जाती है। अब बात करेंगे केमिकल और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही तरह के केमिकल्स बनाती है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा, जबकि ऑर्गेनिक केमिकल्स में आएंगे पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स और फार्मास्यूटिकल्स। इनके प्लांट्स रिफाइनरीज के पास होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री अपनी ही सबसे बड़ी कंज्यूमर होती है। अपने ही बनाए हुए केमिकल्स का इस्तेमाल करके ये दूसरे केमिकल्स को प्रोसेस और सिंथेसाइज करती है। बात करें अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की, तो ये नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स बनाती है, मेनली यूरिया और अमोनियम फॉस्फेट जिसको डीएपी भी कहा जाता है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनाती है जिनमें कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का और पोटैश का। पोटैश पूरी तरह बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। मेजर स्टेट्स जहां पर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लोकेट करती हैं वो है गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला। अब बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट कंस्ट्रक्शन का बेस है। इसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं जैसे लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। 1904 में चेन्नई में पहला सीमेंट का प्लांट लगाया गया। हिंदुस्तान सीमेंट का एक मेजर एक्सपोर्टर है, इसीलिए ज्यादातर इसके प्लांट्स गुजरात में लोकेट करते हैं, क्योंकि गुजरात की लोकेशन सीमेंट के एक्सपोर्ट को गल्फ कंट्रीज के लिए आइडियल बनाती है। अब बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाती है कार्स, बाइक्स, ट्रक्स और बसेस। लिबरलाइजेशन के बाद ऑटोमोबाइल्स के नए नए मॉडल्स आने लगे, जिससे डिमांड में खूब बढ़ोतरी हुई और इसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक रैपिड ग्रोथ प्रोवाइड की। मेजर सेंटर्स जहां इनकी असेंबली होती है वो है दिल्ली एनसीआर, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु और जमशेदपुर। बात करें अगर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की, तो ये बनाते हैं कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, रडार्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। इसके लोकेशन के मेन सेंटर्स हैं बेंगलुरु, नोएडा, हैदराबाद और पुणे। वैसे बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर चिप्स और सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन से बनते हैं और ये देश का सबसे बड़ा आईटी और सॉफ्टवेयर हब है। यहाँ बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज और स्टार्टअप्स के सेंटर भी हैं। वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इसका मैसिव रोल है। तो इस सेक्शन में हमने जाना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज खेतों से जुड़ती हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज को चलाती हैं। हमने जाना टेक्सटाइल, शुगर, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल और आईटी इंडस्ट्रीज के बारे में। कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। एक बात तो साफ है, इंडस्ट्री ही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है। इंडिया का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग, स्किल्ड लेबर और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर डिपेंड करता है। कमेंट्स में बताइए आपके शहर में कौन सी इंडस्ट्री फेमस है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी जिंदगी, सेहत और हमारे फ्यूचर से डायरेक्टली रिलेट करता है। सोचिए, फैक्ट्रीज चल रही हैं, बिजली बन रही है, रोड्स बन रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन इस तरक्की की कीमत कौन अदा कर रहा है? हवा, पानी, जमीन और हम खुद। इस सेक्शन में हम जानेंगे इंडस्ट्रीज के एनवायरनमेंट पर क्या असर होता है, पोल्यूशन की अलग अलग फॉर्म्स कौन सी होती हैं और सबसे जरूरी इसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के फायदे और इसके नुकसानात। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं कि इंडस्ट्रीज ने इंडिया की ग्रोथ में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, लेकिन इसी के साथ साथ एक खामोश दुश्मन भी पैदा हुआ है जिसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज 4 किस्म के पोल्यूशन को पैदा करती हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। इसमें थर्मल पावर प्लांट्स भी शामिल हैं जो बिजली के साथ साथ पोल्यूशन की भी वजह बनते हैं। एयर पोल्यूशन, सोचिए एक शहर जहां की हवा साफ हो। अब सोचिए वही शहर जहां फैक्ट्रीज चल रही हों। एयर पोल्यूशन तब होता है जब हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसेस शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा हवा में डस्ट, स्मोक, मिस्ट, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स भी ऐड हो जाते हैं। ये सब धुएं की फॉर्म में केमिकल फैक्ट्री से, पेपर मिल से, ब्रिक किल्न या ईंटों के भट्टों से, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स और फॉसिल फ्यूल्स के जलाने से होते हैं। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम तो सुना ही होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में भोपाल में हुई, जब यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग सालों तक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार रहे। ये दुनिया के बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक माना जाता है, जिसके असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। एयर पोल्यूशन ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स की हेल्थ को तो एडवर्सली अफेक्ट करता ही है, बल्कि ये मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स और पूरे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाता है। वाटर पोल्यूशन। अब चलते हैं पानी की तरफ।
फैक्ट्रीज अपना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट सीधा रिवर्स में फेंक देते हैं। इसके जिम्मेदार इंडस्ट्रीज हैं पेपर और पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज पानी में अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट डंप कर देती हैं, जैसे डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड, सॉल्ट, हैवी मेटल्स जैसे लेड और मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। इंडिया के मेजर सॉलिड वेस्ट्स में शामिल हैं फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम और आयरन स्टील स्लैग। थर्मल पोल्यूशन। जब फैक्ट्रीज और थर्मल प्लांट्स का गर्म पानी बिना ठंडा किए रिवर्स में छोड़ दिया जाता है तो सोचिए मछलियों का और एक्वेटिक लाइफ का क्या होता होगा। अगर बात हो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की और वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज की तो उनका वेस्ट कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरेजेस तक की वजह बन सकता है। लैंड पोल्यूशन। सॉइल और वाटर पोल्यूशन एक दूसरे से गहरा ताल्लुक रखते हैं। जब फैक्ट्रीज अपना वेस्ट जैसे ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग मटेरियल और गार्बेज जमीन पर डंप कर देती हैं तो जमीन बेजान और बंजर हो जाती है। फिर बारिश का पानी पोल्यूटेंट्स को नीचे ले जाता है, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट कर देता है और फिर वही जहरीला पानी हम पीने में और खाने में इस्तेमाल करने लगते हैं। नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन सिर्फ अनोयंस ही नहीं बढ़ाता बल्कि ये सीरियस हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, जैसे इरिटेशन और स्ट्रेस, हियरिंग लॉस, हाई ब्लड प्रेशर और इंक्रीज्ड हार्ट रेट। नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज हैं फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, हैवी मशीनरी, जनरेटर्स, ड्रिल्स एंड सॉज। ये अनवांटेड साउंड क्रिएट करते हैं जो स्ट्रेस का बड़ा सोर्स है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्या आपको मालूम है इंडस्ट्री का 1 लीटर वेस्ट वाटर 8 लीटर फ्रेश वाटर को पोल्यूट करता है। अब सवाल पैदा होता है कि इस सब का सोल्यूशन क्या है। इस सब का कोई एक सोल्यूशन नहीं है, हम सभी को मिलकर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, कंट्रोल मेजर्स अपनाने होंगे, जैसे रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में एक ही पानी को बार बार यूज किया जा सकता है। दूसरा आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इंडस्ट्रियल नीड्स और डोमेस्टिक नीड्स के लिए वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, बारिश के पानी को कंजर्व किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ अफ्लुएंट्स। फैक्ट्रीज के वेस्ट को नदियों में डंप करने से पहले ट्रीट किया जा सकता है ताकि उनका डेंजरस एलिमेंट पहले ही खत्म हो सके और वो पानी को नुकसान ना पहुंचाए। ट्रीटमेंट ऑफ अफ्लुएंट्स की 3 स्टेजेस हैं। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट और तीसरा टर्शियरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के जरिए पानी को साफ किया जाता है और टर्शियरी ट्रीटमेंट में केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के जरिए भी पानी को साफ किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटरवेंशन के जरिए ग्राउंड वाटर का ओवर यूज लीगली रेगुलेट किया जा सकता है। पोल्यूशन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का, फैब्रिक फिल्टर्स का, स्क्रबर्स का और इनर्शियल सेपरेटर्स का यूज किया जा सकता है। कोयले के बजाय ऑयल और गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉइज कंट्रोल के लिए साइलेंसर्स, एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स, नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एनर्जी एफिशिएंटली यूज होगी तो पोल्यूशन कम होगा। इनएफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी पोल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अब बात करेंगे एक इंस्पायरिंग एग्जांपल की। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी के पास ISO 14001 सर्टिफिकेशन है एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। एनटीपीसी को यह सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप्स यूज करने से हासिल हुआ। उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके इक्विपमेंट का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया, ऐश यूटिलाइजेशन से वेस्ट को मिनिमाइज किया, ग्रीन बेल्ट्स और एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट और ऐश वाटर रिसाइकलिंग के जरिए लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट किया और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग और ऑनलाइन एनवायरमेंटल डेटा सिस्टम्स का भी यूज किया। एनटीपीसी ये साबित करती है कि डेवलपमेंट और एनवायरमेंट साथ साथ चल सकते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एक हकीकत है लेकिन इसका हल भी मुमकिन है। जरूरत है तो अवेयरनेस की, प्लानिंग की और जिम्मेदारी से काम करने की। अगर आज हम एनवायरमेंट का ख्याल रखेंगे तो कल यही एनवायरमेंट हमें जिंदा रहने में मदद करेगा। अगर आज हम एनवायरमेंट को नहीं बचाएंगे तो कल डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।